हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर है और आज हम देखेंगे पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग समझने के पहले सबसे पहले देखते हैं कि सीरियल कंप्यूटिंग क्या होता है। सीरियल कंप्यूटिंग में क्या होता है, समझ एक ऑपरेशन है ए प्लस बी और दूसरा ऑपरेशन है सी प्लस डी और ये मेरा जो भी मीन्स प्रोसेसर है वो परफॉर्म कर रहा है। तो सीरियल में क्या होगा, पहले ये प्रोसेस परफॉर्म होगी फिर ये प्रोसेस परफॉर्म होगी। जब तक ये ख़त्म नहीं होती तब तक ये चीज़ हाथ में नहीं लेगा वो। और पैरेलल में क्या होता है, मेरे पास दो प्रोसेसर होते हैं। वो क्या बोलता है, भाई ए प्लस बी मैं संभालता हूँ, सी प्लस डी तू संभाल ले। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मैं एक और एग्जांपल दे दूँ तो आपने कभी एक्सटर्नल वाइवा दिया है या फिर वाइवा दिया है, उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल आता है और अजीम करो कि एक एक बंदे को वो वाइवा ले रहा है, जब तक एक का खत्म नहीं होता दूसरे का नहीं। तो भाई अब 80 बच्चे, तो अगर मेरा नंबर 79 है 80 में से तो मेरे को तो शाम हो जाएगी। तो वो क्या हो गया, सीरियल कॉम्पिटिंग। लेकिन अगर 3 एक्सटर्नल आए और 3 बंदों का वाइवा लिया जा रहा है एक साथ, अरे क्या बन रहा है, हाँ 3 बंदों का एक साथ अगर वाइवा लिया जा रहा है तो काम कितने टाइम में खत्म होगा, फटाक से दोपहर तक वाइवा खत्म हो जाएगा। तो उसको कहते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग, यानी अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो इसमें क्या दिया है, पैरेलल कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटेशन इन विच मैनी कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन, बहुत सारे कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन किसी भी प्रोसेस की आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, यानी अलग अलग ऑपरेशन एक ही टाइम पे परफॉर्म किए जा रहे हैं बाई अलग अलग प्रोसेसर। तो जैसे यहाँ पे अलग 3 एक्सटर्नल थे, उसी तरह से अपने कंप्यूटर में उनको प्रोसेसर कहते हैं जो अलग अलग परफॉर्म, अभी तो क्वाड कोर आ गए, ड्यूल कोर आ गए, ऑक्टा कोर हो गए, यानी 8 पार्ट्स आ गए प्रोसेसर के जो ये सारे परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब समझ गया कि पैरेलल कंप्यूटिंग होती क्या है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग जब आई तो उसके अलग अलग आर्किटेक्चर बन गए। तो दो मेन टाइप के आर्किटेक्चर बने, आर्किटेक्चर कैटेगराइज हुए दो टाइप में, जिनको कहते हैं जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस में 3 टाइप आते हैं, पहला है सिंक्रोनाइज, दूसरा है डेटा फ्लो, तीसरा है पाइपलाइन। स्पेशल पर्पस में 2 आते हैं, असिंक्रोनाइज, सिस्टोलिक। तो जनरल पर्पस क्या होता है, स्पेशल पर्पस क्या होता है, क्या ये बता देता हूँ मैं पहले। जनरल पर्पस यानी जो आजकल हम लोग लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो। स्पेशल पर्पस यानी जो स्पेशल बड़े बड़े कंप्यूटर्स में यूज़ होता है वो। तो आर्किटेक्चर समझने के पहले आपको 3 चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहला तो प्रोसेसर, कि भाई कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है और कितने प्रोसेसर यूज है, नंबर ऑफ प्रोसेसर। सेकेंड है मेमोरी, यार कौन सी मेमोरी है, शेयर मेमोरी है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी समझो सारे प्रोसेसर एक ही मेमोरी यूज़ कर रहे हैं या फिर सारे प्रोसेसर के लिए अलग अलग मेमोरी है। और थर्ड चीज़ होती है अपना कम्युनिकेशन, कि भाई ये जो प्रोसेसर है और ये मेमोरी है ये कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ये किस तरह से चैट कर रहे हैं, वही तरह कह सकते हो। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैनेजर या फिर कंट्रोल यूनिट। अब ये क्या करता है पता है, कि प्रोसेसर को क्या काम करना है ये चीज़ उसको ला के देता है, बोलता है भाई तेरे को ये काम करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो चलो देखते हैं अपना सबसे पहला जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइज मल्टी प्रोसेसर, उसका आर्किटेक्चर देखिएगा। दोस्तों सिंक्रोनाइज मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट डेटा लाता है, इंस्ट्रक्शन फेच करता है और देता है सारे प्रोसेसर को। सारे प्रोसेसर को ये एक ही इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई तेरे को सिर्फ करना क्या है, इंस्ट्रक्शन, इसलिए इसको सिंक्रोनाइज कहते हैं। पहले से पता रहता है कि सारे प्रोसेसर को एक ही काम करना है लेकिन अलग अलग डेटा पे। फॉर एग्जाम्पल पहला प्रोसेसर अगर ए प्लस बी कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, सी प्लस डी, तीसरा क्या करेगा, ई प्लस एड, और उसी तरह से एम तक प्रोसेसर अलग अलग डेटा पे एक ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे। सारे प्लस भी कर सकते, सारे माइनस भी कर सकते, एडिशन भी कर सकते, लोड भी कर सकते। अगर इनको इससे कम्युनिकेट करना है तो वो लोग इंटरकनेक्शन नेटवर्क यहाँ आके एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और शेयर करेंगे। यहाँ इनकी अलग अलग मेमोरी भी होती है या फिर शेयर मेमोरी भी होती है। तो ये हो गया सिंक्रोनाइज मल्टी प्रोसेसर। सेकेंड क्या था अपना, डेटा फ्लो कंप्यूटर। अगर हम देखेंगे तो सेकेंड क्या है, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या करता है पता है, ये ना डेटा ड्राइवन टेक्निक यूज़ करता है। अब डेटा ड्राइवन क्या है, डेटा ड्राइवन ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी प्रोग्राम है ना उसको हम डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा प्रोग्राम है ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी, तो इसको डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट होगा बताता हूँ। ए इंटू बी सी इंटू डी प्लस, तो डेटा फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, जो भी ये ऑपरेशंस होते हैं कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं,
वो बन जाते हैं मेरे नोड्स। और इनके जो कनेक्शन है यानी ये कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है वो मेरे एजिस बताते हैं। अगर मेरे एजिस क्या बता रहा है कि ए इंटू बी, ये कौन बता रहा है, ये एजिस बता रहे हैं, ये रिलेशनशिप बता रहे हैं कि भाई ये इंटू बी प्लस सी इंटू डी है। तो डेटा फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, जो नोड्स होते हैं वो ऑपरेशन बताते हैं और जो ये एजिस होते हैं ये क्या बताते हैं, डेटा डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर डेटा फ्लो आर्किटेक्चर फ्लो सपोर्ट करता मीन्स यूज़ करता है उसको डेटा फ्लो कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन इसकी एक मीन्स क्या कहते हैं ना कंडीशन है कि अगर आपने प्रोग्राम बराबर नहीं लिखा तो ये चीज़ परफॉर्म नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ऐसा लिख दिया ए प्लस इंटू ए बी इंटू, तो यार इसका डायग्राम भी नहीं बराबर बनेगा कि भाई ये कहना क्या चाहता है, तो ये फटाक से एग्जीक्यूट करने को मना कर देगा भाई कि ये चीज़ बराबर नहीं है, कुछ और लेके आया या फिर मैं नहीं करने वाला। ठीक है, तीसरी चीज़ है पाइपलाइन। तो पाइपलाइन एक बहुत फास्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि अच्छा है, एक बड़ी चीज़ है जिसका मैंने अलग वीडियो बनाया है जो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, तो आप वो वीडियो देखिए पाइपलाइन के लिए, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। अब मैं सीधा आ जाता हूँ स्पेशल पर्पस में। तो जैसे मैंने कहा था कि सिंक्रोनाइज में सारे लोग क्या करते हैं, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें सारे प्रोसेसर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करें, लेकिन असिंक्रोनाइज में ऐसा कुछ नहीं है। असिंक्रोनाइज में क्या होता है, ये कंट्रोल यूनिट होता है और मेमोरी होती है। प्रोसेसर अलग अलग क्या करते हैं, P1 आएगा बोलेगा मेरे को एडिशन चाहिए, P2 मल्टीप्लिकेशन, P3 डिवीजन और P4 कुछ और। तो ये लोग सारे प्रोसेसर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं असिंक्रोनाइज। पहले से कोई सिंक नहीं है कि भाई तू एक ही काम सारे लोग करने वाले। तो इसके दो आर्किटेक्चर बने, क्या बने, इसके बेस पे दो चीज़ें बनी, एक बन गया बस, एक बन गया स्विच। तो इंटरकनेक्शन क्या होता है, प्रोसेसर 1 आया भाई बोला मेरे को ये ऑपरेशन चाहिए, उसके रिलेटेड जो भी डेटा था मेमोरी से लेके गया। प्रोसेसर 2 आया मेरे को ये चाहिए, उसके रिलेटेड जो भी डेटा था मेमोरी से लेके गया। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, अभी शेयर बस क्या हो गई कि जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है वो शेयर बस है। इसमें क्या, अगर प्रोसेस 1 आया उसने ये मेमोरी लेके गया, अभी प्रोसेस 2 को ये मेमोरी चाहिए, ये ढूंढ रहा है, इसको मिल ही नहीं रही और इसको पता भी नहीं कि प्रोसेस 1 लेके गया, तो इसमें डेडलॉक का चांसेस ज़्यादा है। तो क्या स्विच बना गया। स्विच में क्या होता है, प्रोसेसर होते हैं, मेमोरी होती है। अगर P1 को M1 चाहिए तो ये स्विच चालू हो जाएगा। अब है ना P2 M1 ले नहीं सकता क्योंकि इसका स्विच चालू है ना, तो ये कोई स्विच काम नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन P2 M2 ले सकता है अपना ये स्विच चालू करके, और P2 M3 भी ले सकता है ये स्विच चालू करके। उसी तरह से P3 भी M1 की मेमोरी नहीं ले सकता, लेकिन P3 M2 ले सकता है। उसी तरह से P3 M3 भी ले सकता है ये स्विच चालू करके। तो ये था स्विच का कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं असिंक्रोनाइज आर्किटेक्चर। अब देखते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है जिसमें क्या होता है, एक मेमोरी होती है और दूसरे जो प्रोसेसर होते हैं ना वो अरे में होते हैं। अभी क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, एक सेकेंड। P1 P2 P3 समझो, अज्यूम करो कि मेरा एक दोस्त है जिसने असाइनमेंट लिखा। अब मुझे वो असाइनमेंट देना है टीचर को 1 महीने बाद, और किसी का भी वो असाइनमेंट हुआ नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरे दोस्त ने वो असाइनमेंट लिया, मैंने अपना लिखा, फिर मैंने दोस्त को वापस दिया। अब दूसरे बंदे ने उससे लिया, वो लिखा और उसने वापस दिया, फिर तीसरे ने लिया, लिखा, वापस दिया। तो क्या बार बार मुझे ना डेटा स्टोर करना है, फिर वापस लेना है, स्टोर करना है, वापस लेना है। तो ये चीज़ ना हो तो सिस्टोलिक में क्या होता है पता है, ये बंदे ने इससे डेटा लिया, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया और सीधा दूसरे प्रोसेसर को दे दिया। यानी मैंने मेरे दोस्त से असाइनमेंट लिया, मेरा काम कर दिया, और जो दूसरे बंदे जिसको ज़रूरत थी उस असाइनमेंट की मैंने उसको दे दिया, ना कि डायरेक्ट मेन बंदे को। फिर उसने तीसरे को दिया, उसने चौथे को दिया, और लास्ट में वो जाके स्टोर हो गया। अब मेरे असाइनमेंट वाले एग्जाम्पल में असाइनमेंट घूमने का डर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट में पूरे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मेमोरी में डेटा स्टोर हो जाता है। तो इसमें क्या, मेमोरी एक ही रहती है, डेटा एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे। समझो ए और बी मेरा डेटा है, यहाँ पे एडिशन हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, एक ही डेटा पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रहे। ठीक है, तो इसको कहते थे सिस्टोलिक ग्राफ। तो ये तो हो गया आर्किटेक्चर और बेसिक पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होती है उसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जैसे हम एम्डल्स लॉ है, आगे जितने भी लेसन है सारे के वीडियोस आने वाले। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जिनको यूनिट टेस्ट एग्जाम्स के लिए नई चीज़ें समझ रही है। इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आगे के सारे वीडियोस आने वाले। अब ये जो मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट तो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हिंदी में कि भाई असाइनमेंट है, इसीलिए नीचे नोट्स डाले हुए कि एग्जाम्स में इस चीज़ों को कैसे लिखने का, तो डाउनलोड कीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें रट्टा भी मारनी पड़ेगी। थैंक यू वंस अगेन वीडियो देखने के लिए।